पिछले पार्ट में हमने देखा कि योजनाबद्ध तरीके से राजकुमार और मुहान की मां की राजवैद्य जियांग द्वारा निरीक्षण करवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि मुहान की मां गर्भवती हैं और अपने पिता से बात करने के लिए मुहान शाम को अपनी मां के साथ ही घर जाने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 103। जैसा कि तय हुआ था, राजकुमार अपने भाई रुईवांग के महल पहुंच जाता है मुफ्त का राशन ठूसने के लिए। राजकुमार की खाने को देखकर लार टपक रही थी, मजाक नहीं कर रही, सच में देखनी चाहिए। दूसरा, राजकुमार अपने भुक्कड़ भाई को बचपन से अच्छे से जानता है, इसलिए एक कटोरी में 4 कटोरी जितना चावल डालकर चावल की अच्छे से ढेरी लगाकर अपने भाई को देते हुए कहता है, जितना खा सकते हो उतना खाओ। राजकुमार कहता है, भाई मैं यहाँ पर बस रात का खाना खाने के लिए आया था, आपने इतना सब कुछ क्यों महाराज जी को बनाने दिया। राजकुमार का भाई उसे समझाते हुए कहता है, इस समय तुम घर के बाहर ऐसे रात को इधर उधर घूमना अच्छी बात नहीं। और ड्रामा करते हुए राजकुमार अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, मेरा पत्नी मायके गया हुआ है और किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं। पर इस ड्रामे का उसके भाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो गिलास में शराब डालते हुए कहता है, आज योंगचेंग के काउंट की पत्नी राजमहल गई थी, वहां पर उन्होंने काफी रोना धोना और हजा गुजा किया कि कैसे उनके पति को चेंगवांग ने भरी सभा में थप्पड़ मारा। जिंग परिवार अपने वफादार लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है। राजकुमार खाते हुए कहता है, करने दो जो इसे करना है। जब महाराज पिता तक ये खबर पहुंचेगी तो योंगचेंग के काउंट को ही इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजकुमार का भाई कहता है, ये बात वो भी अच्छे से जानती है, इसलिए वो कुछ भी सीधे तौर पर नहीं बोलेगी। वो बस हर जगह यही रागनी गा रही है कि किस तरह से योंगचेंग के काउंट ने शुरुआती दिनों में राज्य की स्थापना में कितना योगदान दिया था, पर उन्हें केवल काउंट की उपाधि दी गई। इतने भरोसेमंद और शुभ चिंतक व्यक्ति को चेंगवांग ने थप्पड़ मारा और उल्टा उसके पत्नी को मर्क्यूस की उपाधि दे दी गई। भला ऐसा भी कहीं दुनिया में होता है क्या? राजकुमार कहता है, अंततः हर चीज का कारण यही निकलता है कि किसी से भी जुनकिंग को मर्क्यूस की उपाधि मिलना हजम नहीं हो रहा। राजकुमार का भाई कहता है, मेरे पास एक योजना है। और राजकुमार के कान में जा कहता है, उत्तरी मर्क्यूस और माओ घराने के ड्यूक के बीच में काफी लंबे समय से मतभेद है और माओ घराने के ड्यूक के योंगचेंग के काउंट के साथ अच्छे संबंध हैं। अगर तुम उत्तरी मर्क्यूस की सहायता लेने में सफल हो जाते हो तो चीजों का रुख बदल जाएगा। उत्तरी मर्क्यूस मुहान की पारिवारिक उपाधि है, जो इस समय मुहान के पिता प्रधानमंत्री के पास है। राजकुमार कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जुनकिंग को मर्क्यूस की उपाधि मिलना उत्तरी मर्क्यूस के लिए भी तो अच्छी बात है। मैं अभी जाता हूँ। राजकुमार बिजली की रफ्तार से दौड़ने ही वाला था कि उसका भाई उसे पकड़ रोकते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले अपने भतीजों से तो मिल लो। बैठ जाओ और आराम से बैठकर खाना खाओ। जब तुम खाना खा लोगे तब जाकर इस बारे में बात कर लेना। राजकुमार कहता है, जी पर वो दुखी है क्योंकि उसका खाना अब पहले जितना ताज़ा और खुशबूदार नहीं रहा। राजकुमार की तरफ देखते हुए उसका भाई मुस्कुरा रहा था और मन में कहता है, मेरे भाई अब मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारे सर पर तो हर समय तुम्हारा पत्नी ही सवार रहता है। प्रधानमंत्री के बंगले में सामने वाले हाल में बैठ प्रधानमंत्री मुहान से कहता है, अब तक तो तुमने अंदाजा लगा ही दिया होगा कि उस दिन मैं राज दरबार चौथे राजकुमार के आदेश के कारण नहीं गया था। एक पिता के तौर पर दोबारा मैं कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करूंगा। तुम वापस जा राजकुमार से कह देना कि उत्तर पश्चिम के घोड़े तैयार हैं, वो परसों तक राजधानी पहुंच जाएंगे। मोहन कहता है, जी समझ गया, और चाय डालते हुए कहता है, एक और चीज है जिसके ऊपर चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ पिताजी। बड़े भाई का शरीर, आप उसके बारे में क्या करने वाले हैं पिताजी? तो प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, इसने ये समस्या खुद अपने सर दी है। चाय देते हुए मुहान कहता है, महाराज पिता इस बारे में जान चुके हैं, तो पिताजी आप कैसे हमारे खानदानी उत्तरी मर्क्यूस की उपाधि को बचाएंगे? तो प्रधानमंत्री कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे विचार से हमारे परिवार के लिए क्या ठीक रहेगा? मोहन कहता है, आप अपने पोते को अपना उत्तराधिकारी घोषित कीजिए। बड़े भैया का बेटा अब 3 साल का हो चुका है, वो अब शाही आदेश अनुसार आपका उत्तराधिकारी बन सकता है। प्रधानमंत्री पूछते हैं, चेंगवांग की क्या शर्तें हैं? मोहन बिल्कुल शांत रहकर कहता है, मेरी आंशिक माता गर्भवती है। पर प्रधानमंत्री इस बात से चौंक जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, क्या? कब से? ये कब हुआ? मोहन फिर से शांत रहकर कहता है,
ये बेटा आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस इतना ही कि पिताजी, माँ और बच्चे की सुरक्षा करें। और वांगई भी इसी बात का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री पूछते हैं, क्या तुम अपने छोटे भाई को हमारी खानदानी पदवी का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते? मोहन कहता है, अभी तक तो ये भी पक्का नहीं कि वो लड़का है या लड़की, और वैसे भी मेरी सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि वो इस दुनिया में खुशहाल और सुरक्षित पले बढ़े। यहाँ पर फालतू की मांग रखने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं, हाँ, सुरक्षित रहना अच्छी बात है और ये पिता इसमें हमेशा नाकाबिल रहा है। और मन में कहते हैं, गुजरे कुछ सालों में कुछ बेटियां तो सुरक्षित जन्म ले पाई, पर अगर मोहन का जन्म हुआ भी तब भी वो अपना बचपन सुरक्षित नहीं गुजार पाया। वो जहरीली नागिन। प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं और अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। दास कहता है, मालिक चेंग वांग दरवाजे पर हैं। वो कह रही हैं कि वो छोटे मालिक को लेने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री से कहते हैं, ठीक है। मोहन उठकर चल पड़ता है तो मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। मोहन बहुत खुश था और कहता है, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।